नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए ये एक नया चैनल है जिसको आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको करंट अफेयर और अन्य सभी जानकारियों की PDF जानकारी क्विज लगातार मिलती रहेगी। तो आज 3 नवंबर है, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, RBI ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है ई-रूपी। जी हाँ, तो इसका जो पायलट चरण है, पायलट चरण में क्या होगा कि इसको सिर्फ होल सेल के लिए ही लॉन्च किया गया है, यानी कि पहले टेस्ट किया जाएगा कि ये जो मुद्रा है उससे क्या हानि लाभ हो सकते हैं। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, RBI ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक बात और याद रखना कि जो ई-रूपी है उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानेंगे, यानी कि CBDC के नाम से, CBDC, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया किसके लिए? होलसेल के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपए के लिए पायलट लॉन्च किया है। RBI ने ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, ठीक है, पायलट पर एक बयान में इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी पायलट चरण में कितने बैंकों का चयन किया है, यानी कि कितने बैंक ऐसे हैं जिनको ई-रूपी पायलट चरण में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इनकी संख्या कुल मिला के 7 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखो, आपको बता दें यहाँ पर कि पायलट चरण के लिए जो 7 बैंक चुने गए हैं उसमें एक तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल हैं। यानी कि ये 7 बैंक ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है किसके लिए? ई-रूपी पायलट चरण के लिए। यानी कि यही 7 बैंक ऐसे हैं जो कि शुरू में डिजिटल मुद्रा ई-रूपी के परिचालन में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन अपने लिए एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मेंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। देखो, ये जो तथ्य होते हैं इनको आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि रटते रटते समझ में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया चेम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर बना है? अब यहाँ पर इंडिया केम पढ़िए या फिर इंडिया चेम पढ़िए, एक्चुअली में यह केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। तो इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली। तो देखो फ्रेंड्स, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है। इंडिया केम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के सहयोग से किया गया था। 2021-22 के लिए भारत के रसायनों का निर्यात कितना हो गया है? 29,296 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि EMC स्थापित किया गया है, तो यह किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्थित है ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर बनेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजनगांव चरण 3 में स्थापित किए जाने वाले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC को मंजूरी दे दी है। इस क्लस्टर की परियोजना लागत कितनी होगी? 492.85 करोड़ रुपए। नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में EMC हैं, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों और
भारतीय स्टार्टअप ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता कौन सा देश ग्रहण करेगा। देखो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता होती है वो घूर्णन तरीके से चक्रीय क्रम में अलग अलग देश ग्रहण करते रहते हैं। तो फिलहाल अब नवंबर में इसकी अध्यक्षता करेगा घाना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और एक बात आपको यहाँ पर और भी बता देना चाहता हूँ कि भारत इसकी अध्यक्षता कब किया था। भारत ने इसकी अध्यक्षता अगस्त में किया था 2021 में। यूएनएससी में कुल कितने देश हैं? 15 देश हैं। 10 देश अस्थायी होते हैं, बाकी जो 5 देश हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। घाना एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो कि नवंबर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता करने जा रहा है। बताना है आपको कि ICAR SBI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। अब देखो, ये जो SBI जुड़ा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं है, ठीक है। तो ICAR SBI के बारे में भी कभी भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ICAR SBI की पहली महिला निदेशक बन गई हैं डॉक्टर जी हेमप्रभा, ठीक है। डॉक्टर जी हेमप्रभा जो हैं ये ICAR SBI की पहली महिला निदेशक बनी हैं। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और अब 2022 चल रहा है, मतलब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अभी तक ICAR SBI को कोई भी महिला निदेशक नहीं मिली थी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जी हेमप्रभा, ठीक है। अच्छा, ICAR SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और SBI का मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है इसी को यहाँ पर SBI कहा जा रहा है। ICAR का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बन रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मिलेगा। स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, CSIR NIS CPR ने इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022 को कब से कब तक मनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो ओपन एक्सेस पब्लिशिंग के विभिन्न पहलुओं और अवसरों को उजागर करने के लिए विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें वार्ता, सेमिनार, संगोष्ठी या ओपन एक्सेस जनादेश या ओपन एक्सेस में अन्य मील के पत्थरों की घोषणा की जाती है। वर्ष 2022 में द इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक उत्सव के अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर गया, यानी कि ये इसका 15वां संस्करण है जिसका आयोजन 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किया जा रहा है। तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? ये क्रम में तीसरा होगा, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। इसको राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो याद रखना कि तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी, इम्यूनिटी मत पढ़ना, इम्प्यूनिटी, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? यानी कि जो पत्रकार होते हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसको रोकने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका आयोजक कौन होता है? तो यूनाइटेड नेशन हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट का आयोजन करता है, यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 नवंबर 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी की याद में 2 नवंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीआई के जरिए अक्टूबर में लेन देन कितने प्रतिशत से बढ़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7.7% से। अच्छा, यूपीआई के द्वारा अब लेन देन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो अब यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 7.7% ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़े हैं। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के जरिए अक्टूबर में कुल 12.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भुगतान किया गया और इस दौरान लेन देन की संख्या भी 7.5% से बढ़कर 730 करोड़ पार कर चुकी है।
तो दोस्तों ये थे आज के डेली करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।